हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र समान अध्ययन के लिए जो जीएस पॉइंटर सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में अभी हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी के क्रम में आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले 8 वीडियो जो है वो इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट हो चुका है, और साथ ही साथ आधुनिक भारत भी हम लोग जीएस पॉइंटर से कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये भी अगर आप नहीं देखें हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। घटना चक्र का जो एमसीक्यू वाला जो बुक आता है, ये तो वन लाइनर वाला है, पॉइंटर जीएस पॉइंटर वन लाइनर वाला ये बुक है। जो एमसीक्यू वाला बुक आता है उसका भी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है आपात उपबंध। कह रहा है कि भारत सरकार का दायित्व है कि वह बा आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यह जो है वो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। फिर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का आधार जो है वो है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। फिर कह रहा है कि किस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। यह जो है वो 25 जून 1975 को किया गया था। फिर कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। तो आंतरिक अशांति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। फिर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो अनुच्छेद 352 के आधार पर। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही है, यह आपसे पूछ रहा है। यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है, बिल्कुल सही है। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए, और संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। साथ ही साथ संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। आगे कह रहा है कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो यह जो है वो घोषणा की तिथि से 1 माह के अंतराल में होना आवश्यक है। फिर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। तो यह जो है वो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर ये जो है वो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। तो यह जो है वो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति जो है वो अप्राप्त है। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णी जो मूल अधिकार है वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकार 20 और 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन से को निलंबित करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार जो हैं वो किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि न्यायालयों द्वारा केवल उनके प्रवर्तन कराने का अधिकार जो है वो निलंबित हो जाता है। आगे कह रहा है कि संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को, तो इसको राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के समय निलंबित किया जा सकता है। फिर कह रहा है अभिकथन और कारण है। अभिकथन है कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, यह बिल्कुल सही है। कह रहा है अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा का प्रावधान है, ये गलत है। फिर कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो यह जो है वो अनुच्छेद 356 के तहत। आगे कह रहा है प्रातः राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाता है, तो वो जो है वो राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के आवश्यक परिणाम नहीं है, तो राज्य विधानसभा का विघटन या स्थानीय निकायों का विघटन। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है राज्य, और 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू होने की संख्या है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है मणिपुर में 10 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार में 8 बार और उड़ीसा में 6 बार। आगे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो 356 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में और 1953 में पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। आगे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित सही कथन है राज्यों में सांवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, बिल्कुल सही है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। और इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है।
फिर कह रहा है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो अधिकतम लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन जो है वो अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। फिर कह रहा है राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, कहा था किसने? यह जो है वो के नॉम्बियर के द्वारा कहा गया था। फिर कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित सही कथन है। तो वित्तीय आपात से संबंधित सही कथन क्या है? वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों के द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया गया जाता है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, तो यह जो है वो अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, मतलब वित्तीय आपातकाल का। कह रहा भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक की गई है, तो कभी नहीं किया गया है। फिर कह रहा भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की सोच है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल का विवरण है। कह रहा इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल घोषित कर सकता है, तो बाह्य आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट। फिर कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि तो आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। आगे कह रहा है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा वित्त आयोग। कह रहा है कि सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, तो यह जो है वो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए हर एक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फिर कह रहा है कि संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है, तो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। कह रहा वित्त आयोग का मुख्य कार्य है, तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत जो है वो निर्धारित करना। फिर कह रहा है कि वित्त आयोग जो है वो राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है, तो राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारे से। फिर कह रहा है भारत में वित्त आयोग का कार्य है तो केंद्रीय करों का विभाजन, साहत्यार्थ, अनुदान निर्धारण। फिर एक कथन और कारण है, कह रहा है राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं करता है, ये बिल्कुल गलत है। कह रहा 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगराजन, 13वें वित्त आयोग के विजय केलकर, 14वें वित्त आयोग के वाई बी रेड्डी और 15वां वित्त आयोग जो के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। फिर कह रहा है कि वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, तो वो भारत के राष्ट्रपति। फिर कह रहा है वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, तो वित्त आयोग का गठन जो है वो प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में सही है, तो राज्य वित्त आयोग जो है वो यह एक संवैधानिक संस्था है, ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि संविधान लागू होने के पश्चात अब तक वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं, तो अब तक 15वां वित्त आयोग जो जिसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह। कह रहा वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। फिर कह रहा केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय। आगे है योजना आयोग और नीति आयोग। कह रहा है योजना आयोग का अंत किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेन्योर में हुआ। योजना आयोग की स्थापना हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। फिर कह रहा है योजना आयोग की स्थापना की गई, तो योजना आयोग की स्थापना जो है वो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। आगे कह रहा है योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना जो है वो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से किया गया है। कह रहा संविधानोत्तर संस्था है, तो नीति आयोग है। फिर कह रहा है कि वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था, तो वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव जो है वो एम.बी. माथुर के द्वारा दिया गया था। कह रहा संवैधानिक निकाय नहीं है, तो योजना आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। कह रहा इन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद, ये सब का संविधान में उल्लेख जो है वो नहीं है। कह रहा भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
फिर कह रहा है योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग के रूप में बदल गया है, उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। कह रहा है नीति आयोग के विषय में सही है, इसका गठन जो है वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया। बिल्कुल सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और यह जो है वो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया, तो यह जो है वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान जो है वो दिया गया है। आगे कथन और कारण दिया गया है। कह रहा है योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी। बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, तो यह जो है वो राष्ट्रीय योजना की उन्नति करती है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश जो है वो प्रदान करती है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं तो प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री, ये जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। फिर कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है, तो यह जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। फिर कह रहा है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई थी, तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो 6 अगस्त 1952 को गठित किया गया था। फिर कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग एवं नीति आयोग में से एक जो संविधानेतर संस्था है तो वो है नीति आयोग, जिसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। आगे है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग से कुछ क्वेश्चंस। कह रहा हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है, तो वो कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। फिर कह रहा है भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था, तो वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। फिर कह रहा है राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी, तो वो भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से लेकर 1970। फिर कह रहा है ओम्बड्समैन का भारतीय प्रतिमान है, तो वो है लोकपाल। कह रहा प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे मोरारजी देसाई, बाद में बने थे के हनुमतैया। कह रहा संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था, तो भारत में संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है वो 1968 में रखा गया था। कह रहा सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी, तो सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना जो है वो महाराष्ट्र में हुई थी। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो लोक आयुक्त जो है वो अपना प्रतिवेदन जो है वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है, तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है 8 वर्ष। फिर कह रहा है 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है, तो वो है उत्तराखंड। आगे कह रहा है कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है अल्पसंख्यक आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों ही सही है और ये की सही व्याख्या जो है वो आर नहीं कर रहा है। फिर कह रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक के विषय में सही कथन है। भारत सरकार ने 6 समुदाय यथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, पारसियों और जैनों को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1992 में संविधिक दर्जा दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी, तो बोहरा समिति जो है वो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए 1993 में बनाई गई थी। फिर कह रहा है वह समिति जिसमें राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन की जांच की वो रिपोर्ट दिया, तो वो कौन सी समिति है? बोहरा समिति। फिर कह रहा है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने दिया था, तो ये राजमन्नार आयोग ने यह सिफारिश किया था। आगे कह रहा है मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान के वो भाग जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं, तो उद्देशिका, राज्य के नीति के निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। फिर कह रहा है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल 30 अनुच्छेद हैं। आगे कह रहा है 10 दिसंबर मनाया जाता है, तो यह जो है वो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आगे कह रहा है कि मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। तो मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। आगे कह रहा है द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक के उल्लेखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार समझा जाता है, जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लेखित अधिकार को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार जो है वो माना जाता है। फिर कह रहा है अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार एवं अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में शामिल है। आगे कह रहा है कि स्वतंत्रता तथा समानता, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा निजता का अधिकार में से वह जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में नहीं है, तो वो निजता का अधिकार नहीं है। फिर कह रहा है कि सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की जिस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, तो वो है दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत। फिर कह रहा है 1993 में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। तो यह जो है वो अनुच्छेद 123 के तहत। आगे कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में प्रवृत्त हुआ। तो यह जो है वो 28 सितंबर 1993 को हुआ। कह रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्यों में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। आगे कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में सदस्य होते हैं। तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा राज्यसभा में विपक्ष का नेता। कह रहा है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में सही कथन है। तो इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायमूर्ति होना चाहिए। इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिश से प्रकृति की हैं। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आवश्यक है। आगे कह रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। तो यह जो है वो धारा 21M के अंतर्गत दिया गया है। कह रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो राज्य के सशस्त्र बल जो है वो शामिल नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। तो भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य जो है वो नहीं होता है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका है। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त पर जो भी पहले हो धारित करता है। ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि पदग्रहण की तारीख से होती है। तो यह जो है वो 3 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक होता है। कह रहा है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो की जाती है। तो यह जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे कह रहा है कि राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है। तो यह जो है वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात ही नियुक्त किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति है। तो वो किसको है? राज्यपाल को है। आगे कह रहा है राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो प्रस्तुत करता है। तो वो जो है वो राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। आगे कह रहा है कि राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। तो यह मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना। फिर कह रहा आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। तो वो जो है वो लोक सेवक समझा जाता है। फिर कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178 और धारा 179, धारा 180 और धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। तो मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है सिविल न्यायालय। फिर कह रहा है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर तो वो जो है वो केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रोचनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो कम से कम 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। फिर कह रहा है संवैधानिक संस्था नहीं है। तो मानवाधिकार आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है।
फिर कह रहा है संवैधानिक प्राधिकरण है तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत, यह जो है वो संवैधानिक प्राधिकरण है। फिर कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद, इसकी स्थापना 1990 में। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका स्थापना 1952। केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना 1964 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना जो है वो 1993 में हुआ था। आगे कह रहा है कि संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित कथन सही है। तो इसकी रिपोर्ट जो है वो अनुशंसात्मक प्रकृति की थी। इसकी अध्यक्षता जो है वो जस्टिस M.N. वेंकटचलैया ने किया था। आगे कह रहा संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे M.N. वेंकटचलैया। फिर कह रहा स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वो था, तो स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता। आगे कह रहा है कि मंडल आयोग, जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है, को गठित करने वाले कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। कह रहा मंडल आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, तो मंडल आयोग जो है वो 1980 में अपना रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत किया था। आगे कह रहा है कि वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है, तो धार्मिक कारण नहीं है। आगे कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है वो संस्थानम समिति के अनुशंसा पर किया गया था। फिर कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो वो कोई अनुच्छेद नहीं इसका वर्णन करता है। फिर कह रहा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। भ्रष्टाचार निरोधक कानून आया था 1988 में और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई थी 1956 में। आगे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, तो यह जो है वो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। फिर कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे कह रहा है 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो वो जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। फिर कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है, तो सिविल सेवकों के स्थानांतरण पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श जो है वो नहीं लिया जाता है। आगे कह रहा है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, तो वो भी भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही सौंपा जा सकता है। आगे कह रहा है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अनुच्छेद 317 के अंतर्गत हटाया जा सकता है। फिर कह रहा है भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए सही है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग है, तो संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है। कह रहा संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो सौंपता है, तो संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। आगे कह रहा है इस पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। फिर कह रहा है कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का उपयुक्त चरित्र चित्रण है, तो लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण। कह रहा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो उनका नाम था रोज बैथ्यू। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं, तो यह जो है वो राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। फिर कह रहा है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से किया गया था? तो यह जो है भारत में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किया गया था। कह रहा संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है, तो वो है अनुच्छेद 310। फिर कह रहा है नया टॉपिक है हमारा अस्थायी विशेष प्रावधान। इसके तहत जो पहला है वो है कि भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो यह जो है वो अनुच्छेद 371 से लेकर 371 जे में। फिर कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में विशेष उपबंध जो है वो प्रावधानित है, तो वो जो है वो असम के लिए है। क्लियर है। आगे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है, तो यह जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए किया गया है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है। फिर कह रहा है घटनाएं सही कालानुक्रम में व्यवस्थित है, तो महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, भारत का संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया और जम्मू एंड कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। यह जो है वो सही कालानुक्रम में लिखा गया है।
तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो वो जल्द ही आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप जाकर टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया और वहाँ जो ग्रुप आएगा वो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप इसका PDF जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।